अल असद, सीरिया का शर्मीला लड़का कैसे बना दुनिया का खौफनाक हुक्मरान। दोस्तों, आपके सामने जो तस्वीर है ये किसी आम शख्स की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नौजवान की है जिसकी कहानी ने दुनिया के नक्शे पर गहरे नक्काश छोड़े हैं। ये नौजवान बशर उल असद सीरिया के सबसे ताकतवर, मशहूर और मुतनाज़ खानदान में पैदा हुआ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसकी दिलचस्पी कभी सियासत में थी नहीं। वो तो हजारों मील दूर लंदन में अपनी दुनिया में मगन मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। इसका मिजाज शर्मीला, तबीयत सी थी और जिंदगी बहुत आम सी थी। लेकिन फिर अचानक 1994 का एक दिन आता है। टीवी पर एक ऐसी खबर नशर होती है जो इस नौजवान की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। वो लड़का जो सियासत से कोसों दूर था, चंद दिनों में न सिर्फ सीरिया वापस आता है, बल्कि एक ताकतवर लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आता है। हैरत की बात यह है कि यही लड़का जो एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था, कुछ सालों बाद सीरिया के तख्त पर बैठता है और फिर दुनिया इसे आज के दौर का सबसे सफाक हुक्मरान कहने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी नौजवान की कहानी सुनाएंगे जो अपनी किस्मत के हाथों एक आम इंसान से एक डिक्टेटर बन गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचता रहे। प्यारे साथियों, बशर उल असद की जिंदगी का आगाज 11 सितंबर 1965 को सीरिया के शहर दमिश्क में हुआ। वो हाफिज अल असद के बेटे थे जो बाद में सीरिया के सदर बने। इनका खानदान बज़ाहिर ताकतवर लगता था, लेकिन हकीकत में इनकी जड़ें बहुत सादा थी। हाफिज अल असद का ताल्लुक एक आम से दही घराने से था जो अपनी मेहनत और मंसूबाबंदी से सीरिया की सियासत में सबसे आला मकाम तक पहुंचा। बशर उल असद इनके तीसरे बेटे थे और हमेशा से अपने मिजाज में शर्मीले और मासूम दिखाई देते थे। बचपन से ही बशर उल असद सियासत से दूर रहना चाहते थे। इनका दिल साइंस और मेडिकल फील्ड में लगता था। इनके दोस्तों के मुताबिक ये निहायत ज़हीन और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म थे। सीरिया के सियासी माहौल की पेचीदगियों से वो हमेशा दूर रहे और ज्यादातर वक्त अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते थे। इनके बड़े भाई बासिल उल असद ने सियासत में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और खानदान के अंदर ये बात तय थी कि बासिल ही हाफिज उल असद के जानशीन होंगे। बचपन और जवानी के दौरान बशर उल असद की दिलचस्पी सियासत की बजाय मेडिकल दुनिया में ज्यादा थी। अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन चले गए, जहाँ इन्होंने अपनी मेडिकल की तालीम का आगाज किया। वो आंखों के एक माहिर डॉक्टर बनना चाहते थे। लंदन की जिंदगी ने इन्हें एक आजाद माहौल दिया, जहाँ वो सियासत की उलझनों से आजाद एक आम जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था, एक ऐसा खेल जो उन्हें इस रास्ते पर ले जाने वाला था जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। साथियों, ये साल 1994 था जब बशर उल असद के बड़े भाई बासिल उल असद, जिन्हें हाफिज उल असद के बाद सीरिया के तख्त का हकीकी वारिस समझा जाता था, एक कार हादसे में हलाक हो गए। बासिल की मौत एक जबरदस्त धचका थी। वो नौजवान जो अपने वालिद के ज़ेरे साया सीरिया के सियासी मुस्तकबिल की जमानत समझा जाता था, एक लम्हे में दुनिया से रुखसत हो गया। इस साने ने न सिर्फ हाफिज उल असद के खानदान बल्कि पूरे सीरिया को एक सियासी भूचाल में डाल दिया। बशर जो अपनी किताबों और मरीजों की दुनिया में मगन था, इस साने से न सिर्फ दुखी हुआ बल्कि अचानक इसे एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। बासिल के जाने के बाद खानदान की निगाहें बशर पर मरकूज हो गई। हाफिज अल असद के लिए अपने खानदान की सियासी विरासत को महफूज रखना जरूरी था और बशर उस विरासत का वाहिद वारिस बचा था। लिहाजा लंदन की पुरसकून जिंदगी को छोड़कर बशर उल असद को सीरिया बुलाया गया और इनका एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसमें वो ना चाहते हुए भी सियासत के मैदान में कदम रखने पर मजबूर हो गए। इन्हें अपनी मेडिकल की तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा और सीरिया की सियासत की पेचीदगियों को समझने के लिए तैयार होना पड़ा। बशर के लिए ये फैसला न सिर्फ मुश्किल था बल्कि इनकी जात के खिलाफ भी था, लेकिन खानदान की इज्जत और इक्तदार को कायम रखने के लिए ये जरूरी समझा गया। सियासत, हुकूमती पेचीदगियां और इक्तदार के खेल का ये मैदान इनके लिए अजनबी था, मगर अब इन्हें इसमें महारत हासिल करना थी। हाफिज अल असद ने जल्दी समझ लिया कि बशर को सियासत के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने इस नौजवान के लिए एक खास मंसूबा तरतीब दिया। सबसे पहले बशर को सीरिया के हुकूमती ढांचे को समझने के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों में तैनात किया गया। इन्हें फौजी कमांडर्स, हुकूमती शोबों और अहम पोजीशंस पर बिठाया गया ताकि वो इक्तदार के असूलों को करीब से देख सके और समझ सके कि एक लीडर को किस तरह के फैसले करने होते हैं। लेकिन सिर्फ इंतजामी तजुर्बा काफी नहीं था, अवाम में बशर की छवि को बेहतर बनाना भी जरूरी था। इसके लिए एक मंसूबा बंद मीडिया मुहिम शुरू की गई। इनके शर्मीले और मासूम मिजाज को अवाम के सामने एक काबिल हमदर्द और नेक नियत रहनुमा के तौर पर पेश किया गया। इनके समाजी कामों जैसे गरीबों की मदद और सेहत के मंसूबों में दिलचस्पी को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। बशर की ये तस्वीर जल्दी सीरिया के अवाम में मकबूल होने लगी। इस दौरान बशर ने अपनी जात को बदलना शुरू किया। वो शर्मीला नौजवान अब एक ऐसा लीडर बनने की कोशिश कर रहा था जो अपने मुल्क की बागडोर संभाल सके। लेकिन फिर एक दिन सीरिया के सियासी मंजरनामे में वो दिन भी आ गया जब बशर उल असद को वो तख्त सौंपा गया जिस पर इनके वालिद हाफिज अल असद तकरीबन 3 दहाइयों तक बराजमान रहे थे। सन 2000 में हाफिज अल असद की वफात के बाद सीरिया की सियासी क़यादत के लिए बशर उल असद को सामने लाया गया। लेकिन उस वक्त एक बड़ा मसला ये था कि सीरिया के आईन के मुताबिक सदर बनने के लिए कम से कम उम्र 40 साल होना जरूरी थी और बशर उस वक्त सिर्फ 34 साल के थे। यहाँ खानदान की सियासी ताकत ने अपना असर दिखाया। सीरिया के आईन को तेजी से तब्दील किया गया और सदर बनने की कम से कम उम्र को घटाकर 40 से 34 साल कर दिया गया। इस तब्दीली के बाद बशर उल असद बाज़ाब्ता तौर पर सीरिया के सदर मुंतखब हो गए। इनका इक़्तिदार संभालना एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में क़यादत की जिम्मेदारी ले रहे थे जब मुल्क कई दाखिली मसाइल और पेचीदगियों का शिकार था।
اقتدار کے آغاز میں بشر الاسد نے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے انتخاب کو ایک نئی امید کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ سیریا کے عوام جو حافظ الاسد کی سخت پالیسیوں سے تنگ آ چکے تھے، یہ توقع کر رہے تھے کہ بشر ایک مختلف اور بہتر حکمران ثابت ہوں گے۔ ان کی لبرل تعلیم، مغربی سوچ اور نوجوان قیادت کی شبیہ نے لوگوں میں یہ یقین پیدا کیا کہ وہ سیریا کو ایک نئے دور میں لے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں بشر نے کچھ اصلاحات کا اعلان کیا۔ انہوں نے معیشت کو بہتر کرنے، کرپشن کو ختم کرنے اور عوامی حقوق میں اضافہ کرنے کی بات کی۔ ان کے اقدامات نے ایک مختصر وقت کے لیے لوگوں کو مطمئن کر دیا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ بشر الاسد کی قیادت میں تبدیلی کی وہ امیدیں صرف باتوں تک محدود رہیں گی۔ بشر الاسد کے فیصلے اور ان کی قیادت کا اصل چہرہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سیریا کی سیاست میں ایک نیا موڑ آنا شروع ہوا اور عوامی مایوسی نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بشر الاسد کی قیادت میں سیریا کے سیاسی نظام میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ عوام کا گمان تھا کہ وہ ایک نرم مزاج اور انصاف پسند رہنما ہے، لیکن ان کے فیصلے اور اقدامات اس تاثر کے برعکس تھے۔ سیریا میں جبر کا ماحول برقرار تھا اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آزادی اور مساوات کے خواب دیکھنے والے لوگ اب خوف کے سائے میں جینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مایوسی اور غصہ دھیرے دھیرے سیریا کی گلیوں میں محسوس ہونے لگا۔ عوام کے دلوں میں جو لاوا برسوں سے جمع ہو رہا تھا وہ اب پھٹنے کے قریب تھا۔ بشر الاسد کے لیے یہ ایک نازک وقت تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر عوام کا یہ غصہ سڑکوں پر نکل آیا تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن حالات کو بہتر بنانے کی بجائے انہوں نے وہی راستہ اپنایا جو ان کے والد نے اپنایا تھا: جبر، کنٹرول اور طاقت کا بے دریغ استعمال۔ ناظرین گرامی، سیریا کے سیاسی حالات کئی دہائیوں سے بحرانوں کا شکار رہے اور 2024 میں یہ کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ بشر الاسد جو ایران اور روس جیسے طاقتور اتحادیوں کی مدد سے اپنی حکومت کو قائم رکھے ہوئے تھے،